कभी कभी किसी वस्तु का मूल्य उसके कपड़े, धागे या कीमत से नहीं होता, उसमें किसी की भावना बसी होती है, किसी की स्मृति जुड़ी होती है और कभी कभी तो पूरा जीवन ही उससे बंधा होता है। ऐसी ही एक साड़ी थी, एक साधारण सी साड़ी जिसे उसके मालिक के लिए केवल कपड़ा समझना आसान था, लेकिन उसके लिए वह उसके सुहाग की निशानी थी। और जब देश के लिए उस साड़ी को त्यागने का समय आया तो एक स्त्री के सामने केवल एक कपड़ा छोड़ने का प्रश्न नहीं था, बल्कि उसके विश्वास, उसकी भावनाओं और उसके सुहाग के बीच चुनाव करने का प्रश्न था। यह कहानी है मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी सुहाग की साड़ी। कुंवर रतन सिंह एक संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। देश की स्वतंत्रता और स्वदेशी आंदोलन में उनका गहरा विश्वास था। वे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते थे और चाहते थे कि देश का हर व्यक्ति अपने देश में बने कपड़े पहने। उनकी पत्नी थी गौरा। गौरा और रतन सिंह के स्वभाव में बहुत अंतर था। गौरा सरल, हंसमुख और पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली स्त्री थी। रतन सिंह नए विचारों के समर्थक थे। गौरा को लगता था कि कुछ पढ़े लिखे लोग देश में बड़े बड़े आंदोलन चलाकर आखिर क्या बदल लेंगे, लेकिन रतन सिंह को विश्वास था कि अगर देशवासी एकजुट होकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो देश की दशा अवश्य बदलेगी। विचार अलग थे, मगर दोनों के बीच प्रेम था। उनके छोटे मोटे मतभेद कभी उनके दाम्पत्य जीवन को तोड़ नहीं पाए। उन दिनों देश में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था। लोग अपने घरों से विदेशी कपड़े निकालकर उनकी होली जला रहे थे। एक दिन रतन सिंह घर आए और बोले, गौरा, घर में जितने विदेशी कपड़े हैं सब निकाल दो। स्वयंसेवक बाहर खड़े हैं। गौरा ने आश्चर्य से कहा, आज ही सब कुछ दे देना जरूरी है क्या? फिर कभी दे देना। रतन सिंह बोले, जब पूरा देश विदेशी कपड़ों का त्याग कर रहा है तब हम पीछे कैसे हट सकते हैं? गौरा ने धीरे से कहा, मुझे तो यह सब लड़कों का खेल लगता है। कपड़े जलाने से स्वराज्य थोड़े ही मिल जाएगा। रतन सिंह कुछ नाराज हुए, लेकिन उन्होंने बहस बढ़ाना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा, तुम बस कपड़े निकाल दो। गौरा ने संदूक खोल दिया। एक एक करके महंगी साड़ियाँ, कपड़े और पोशाकें बाहर आने लगीं। कभी जिन कपड़ों को पहनकर गौरा प्रसन्न होती थी, आज वही कपड़े उसे बोझ लग रहे थे। वह गुस्से और आवेश में एक के बाद एक कपड़े निकालती चली गई। तभी संदूक के नीचे से एक केसरिया रंग की साड़ी निकली। गौरा ने उसे तुरंत अपनी गोद में छिपा लिया। रतन सिंह की नजर उस पर पड़ गई। रतन सिंह, वह साड़ी भी निकाल दो। गौरा ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? बस इसे रहने दो। रतन सिंह ने कहा, अगर विदेशी है तो इसे भी देना होगा। गौरा ने साड़ी को और कसकर पकड़ लिया। मैं इसे नहीं दूंगी। रतन सिंह ने पूछा, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? गौरा कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखें भर आईं। यह मेरी सुहाग की साड़ी है। रतन सिंह कुछ क्षण चुप रहे, लेकिन फिर बोले, तो क्या हुआ? अगर यह विदेशी कपड़ा है तो इसे घर में रखना मेरे स्वदेशी व्रत के विरुद्ध है। गौरा ने दुखी होकर कहा, तुम्हें मेरे सुहाग की कसम, इसे मत ले जाओ। रतन सिंह के हाथ रुक गए। वे अपनी पत्नी की आंखों में देख रहे थे। एक तरफ उनका सिद्धांत था, दूसरी तरफ गौरा की भावना। लेकिन उन्होंने स्वयं से कहा, अगर मैं अपने व्रत से पीछे हट गया तो लोगों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? गौरा भी समझ रही थी कि उसके पति के लिए यह केवल जिद नहीं है, वह अपने सिद्धांत को लेकर गंभीर है। शाम तक दोनों के मन में भारी संघर्ष चलता रहा। रतन सिंह स्वयं भी असमंजस में थे। वह प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके थे, विदेशी वस्त्र का त्याग करेंगे, लेकिन उस साड़ी को जलाने का अर्थ था गौरा के हृदय को चोट पहुंचाना। आखिर रतन सिंह साड़ी लेकर बाहर जाने लगे। उनके हाथ में प्रतिज्ञा पत्र भी था। गौरा ने वह पत्र देखा
उसे समझ आया कि उसके पति किस धर्म संकट में हैं। वह बोली, जरा सुनते जाओ। रतन सिंह रुक गए। गौरा ने कहा, यह साड़ी भी लेते जाओ। रतन सिंह ने कहा, अब रहने दो, मैंने प्रतिज्ञा पत्र में झूठ लिख दिया है। गौरा ने कहा, मेरी भूल थी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे लिए यह व्रत इतना बड़ा है। रतन सिंह बोले, तुम्हारी खातिर थोड़ा सा झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। गौरा ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा पर बोझ नहीं बनना चाहती। यह कहकर गौरा ने अपनी सबसे प्रिय सुहाग की साड़ी पति के हाथों में रख दी। रतन सिंह उसे देखकर भीतर से हिल गए। उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपनी पत्नी की भावनाओं को कुचल दिया हो। उन्होंने कहा, तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र फाड़ देता हूं। लेकिन गौरा ने दृढ़ होकर कहा, नहीं, तुम इसे ले जाओ। अगर मेरे कारण तुम्हें अपने सिद्धांत से पीछे हटना पड़े तो मुझे यह स्वीकार नहीं। रतन सिंह साड़ी लेकर बाहर चले गए और वह साड़ी विदेशी कपड़ों की होली में जला दी गई। साड़ी जल गई, लेकिन उसके साथ गौरा के मन में एक भय जन्म ले चुका था। वह सोचती, मेरी सुहाग की निशानी आग में जल गई, कहीं यह मेरे सुहाग के लिए कोई अशुभ संकेत तो नहीं। वह मन को समझाती, लेकिन मन कहाँ मानता है। दिन बीतते गए। वह कभी सैर करती, कभी पुस्तक पढ़ती, कभी मनोरंजन में मन लगाने की कोशिश करती, लेकिन उसके भीतर एक अनजाना डर बैठ गया था। रतन सिंह भी अब अपनी पत्नी की चिंता समझते थे। वे पहले की तरह लंबे समय तक घर से बाहर नहीं रहते। कहीं एक दिन देर हो जाए तो गौरा घबरा उठ। रतन सिंह का हल्का सिरदर्द भी उसे बेचैन कर देता। उसे बार बार लगता कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। लगभग 2 महीने बीत गए। एक दिन रतन सिंह गौरा को लेकर अपने इलाके से वापस लौटे। कुछ दिन घर के कामकाज में निकल गए। फिर एक शाम रतन सिंह ने कहा, चलो आज तो मैं स्वदेशी बाजार दिखा लाता हूँ। गौरा का मन तो नहीं था, लेकिन वह उनके साथ चल पड़ी। जब दोनों बाजार पहुंचे तो गौरा ने एक अद्भुत दृश्य देखा। जहां कभी गरीब लोग दूसरों की नौकरी या मजदूरी पर निर्भर थे, वहां अब छोटी छोटी स्वदेशी कपड़ों की दुकानें लगी थीं। लोग अपने पैरों पर खड़े होने लगे थे। रतन सिंह ने एक बूढ़े आदमी को देखा। वह उनका पुराना साइज राम टहल था। रतन सिंह ने आश्चर्य से पूछा, राम टहल, अब तुम यहाँ? राम टहल मुस्कुराया, सरकार, अब अपना कारोबार करता हूँ। तुमने नौकरी छोड़ दी? हाँ सरकार, अब अपने हाथ का काम करता हूँ। पहले पेट के लिए दूसरों की सेवा करनी पड़ती थी, आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक थी। रतन सिंह उसे देखकर प्रसन्न हुए। तभी राम टहल ने कहा, सरकार, यह सब आपकी मलकिन की उस साड़ी की वजह से हुआ है। गौरा चौंक गई, मेरी साड़ी की वजह से? राम टहल बोला, हाँ बहू जी, जिस दिन वह साड़ी विदेशी कपड़ों के साथ होली में जली, लोगों ने सोचा जब इतने बड़े घर की बहू अपने सुहाग की निशानी तक देश के लिए त्याग सकती है, तो हम विदेशी कपड़े क्यों रखें। उसके बाद लोगों ने स्वदेशी कपड़े खरीदने शुरू कर दिए। हम जैसे गरीबों को काम मिला। कई लोग जिन्होंने कभी दूसरों की गुलामी की थी, आज अपना कारोबार कर रहे हैं। इतने में पीछे से एक स्त्री की आवाज आई, बहू जी, मुझे भूल तो नहीं गई? गौरा ने पलट कर देखा। वह केसर मेहरी थी। पहले वह उनके घर काम करती थी, अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने कहा, आपकी साड़ी ने हम गरीबों के घर बसा दिए। गौरा चुपचाप उसकी बात सुनती रही। केसर बोली, पहले हम सुहागन होकर भी जैसे विधवा का जीवन जीते थे। न अपना काम था, न सम्मान। कभी सायसी, कभी मजदूरी, कभी दूसरों के घर सेवा। अब अपने हाथ का काम है, अब अपने घर की रोटी है, और यह सब स्वदेशी बाजार की वजह से हुआ है। उसने भावुक होकर कहा, आपकी उस साड़ी ने हमें सुहाग दिया है बहू जी।
गौरा की आंखें भर आईं। जिस साड़ी को जलाते समय उसे लगा था कि उसके सुहाग का अनिष्ट हो गया, आज वही साड़ी उसे सैकड़ों घरों के सुख का कारण दिखाई दे रही थी। उसका भय धीरे धीरे मिटने लगा। गौरा ने रतन सिंह की ओर देखा। अब उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, वहां सम्मान था। उसे समझ में आ गया था कि रतन सिंह उस दिन केवल एक साड़ी नहीं जला रहे थे, वह एक ऐसे विचार को आगे बढ़ा रहे थे जो गरीबों के हाथों में काम दे सकता था। गौरा ने धीरे से कहा, मेरे लिए एक साड़ी ले लो। रतन सिंह मुस्कुराए। कौन सी? गौरा ने स्वदेशी कपड़ों की ओर देखकर कहा, देश की बनी हुई। दोनों आगे बढ़े। वापसी के समय गौरा का मन पूरी तरह बदल चुका था। उसने रतन सिंह से कहा, इस बाजार को स्थायी बाजार बना दो। रतन सिंह ने कहा, बहुत खर्च होगा। गौरा बोली, तो अपना मकान बेच दो। रतन सिंह हंस पड़े। और हम पेड़ के नीचे रहेंगे? गौरा भी मुस्कुरा दी। इलाके में खूब कपास बोवाई जाए। जो किसान कपास बोए उसकी बेगार माफ कर दो। रतन सिंह ने कहा, यह बात अच्छी है। गौरा का उत्साह बढ़ता गया। चरखे बनाने के लिए गरीबों को लकड़ी मुफ्त दे दो। रतन सिंह ने हंसकर कहा, फिर तो लोग सारी लकड़ी उठा ले जाएंगे। गौरा ने विश्वास से कहा, नहीं, अब लोगों में अपना काम करने की इच्छा जाग गई है, कोई बेईमानी नहीं करेगा। रतन सिंह उसे देखते रहे। आज उन्हें लगा कि जिस पत्नी को वे कभी अपने विचारों का विरोधी समझते थे, वही अब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। जिस साड़ी को गौरा अपने सुहाग की निशानी समझती थी, वह उसके लिए केवल एक वस्त्र नहीं थी, वह उसकी भावनाओं से जुड़ी थी। इसलिए वह साड़ी आग में जली तो गौरा को लगा जैसे उसके जीवन का कोई शुभ चिन्ह भी जल गया। लेकिन समय ने उसे दिखा दिया कि कभी कभी त्यागी हुई वस्तु नष्ट नहीं होती, वह किसी और रूप में लौटती है। वह साड़ी राख बनकर समाप्त नहीं हुई थी। उसकी राख से गरीबों के घरों में चूल्हे जले, लोगों को रोजगार मिला, हाथों को काम मिला और आत्मसम्मान ने जन्म लिया। गौरा ने अंततः समझ लिया कि सुहाग केवल किसी साड़ी में नहीं होता। सुहाग उस विश्वास में है जो पति पत्नी को एक दूसरे से जोड़ता है, और सच्चा त्याग वही है जिसमें अपने सुख का कुछ अंश छोड़कर दूसरों के जीवन में प्रकाश लाया जाए। जिस साड़ी को गौरा ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए बचाना चाहा था, वही साड़ी अंत में सैकड़ों गरीब परिवारों के जीवन का सहारा बन गई। यही उस सुहाग की साड़ी की सबसे बड़ी कहानी है। कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी चीज को खो रहे हैं, लेकिन समय बताता है कि वह खोई नहीं थी। वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए हमारे हाथों से निकलकर किसी और के जीवन में सुख बन गई थी। यही प्रेमचंद की कहानियों की खूबसूरती है। वे केवल कहानी नहीं सुनाती, वे मनुष्य के भीतर छिपे भावों को हमारे सामने रख देती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो किताब की खुशबू को अपना प्यार और समर्थन देते रहिए। फिर मिलेंगे एक और सुंदर कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए कहानियां जो दिल से निकलकर सीधे, कहानियां जो किताबों से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचती हैं। धन्यवाद।